एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है वो है गुप्त वंश। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या चीज़ें देखी थी? हमने प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण देखा था, ठीक है। हमने यूनानी राजाओं को देख लिया था, सिकंदर के बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में अंतिम में हमने कुषाण राजा के बारे में, कौन था प्रमुख कुषाण राजा? कनिष्क था, है ना। कनिष्क के बारे में देख लिया था, सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो में आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो वो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम इसीलिए यहाँ पर हैं कि आपके डाउट को सॉल्व किया जा सके। ओके, चलिए तो आज की क्लास जो हम शुरू करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं? गुप्त वंश से। अगर गुप्त वंश के बारे में मैं बात करूं, है ना, अगर मैं गुप्त वंश के बारे में बात करूं तो मैं क्या देखेंगे कि जो गुप्त वंश है वो मगध साम्राज्य में, है ना, किसके बाद में? मौर्यों के बाद में। अगर वास्तव में किसी को हम सम्राट बोल सकते हैं या किसी का साम्राज्य स्थापित किया, ऐसा वर्ड अगर, ऐसा शब्दों का अगर प्रयोग कर सकते हैं तो वो किसके लिए यूज कर सकते हैं? गुप्त वंश के लिए। ओके, तो मौर्यों के पश्चात उसके बीच में हमने कई राजाओं के बारे में बात किया ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मौर्यों के बाद ये लोग आए, मतलब जस्ट बाद आए, ठीक। क्या हुआ? शक्तिशाली, अगर मतलब वास्तव में साम्राज्य कहा जा सके, एक बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, अगर ये बात हमको कहना है तो मौर्यों के बाद वो स्थान किसका आता है? गुप्तों का आता है। तो इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट मौर्य है उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है? गुप्त है। ओके, तो जब हम गुप्त राजवंशों के बारे में बात करते हैं तो अगर हम इनके प्रारंभिक दौर को देखेंगे, है ना, इनकी स्थापना कैसे हुई, तो हमको क्या पता चलता है कि जो गुप्त राजवंश है ना, गुप्त राजा जो है, जो गुप्त राजवंश है, वो प्रारंभ में क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे, है ना। सामंत क्या होता है? किसी राजा के अधीन, मतलब एक क्षेत्र है और उस राजा के अधीन वो अपना व्यवस्था देखेंगे, शासन चलाएंगे, लेकिन टैक्स या वहाँ का कर का कुछ भाग किसको देंगे? दूसरे राजा को देंगे। तो जो हम गुप्त वंश को देखते हैं तो हम इसमें पाएंगे कि इसके जो प्रारंभिक राजा है, इसके प्रथम राजा जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, श्रीगुप्त, तो ये जो थे वो क्या थे? वो सामंत हुआ करते थे। और आगे जाके परिस्थितियों को देखते हुए आगे जाकर ये क्या करते हैं? अपने साम्राज्य का स्थापना करते हैं। और इस साम्राज्य में आप देखोगे कि आपको बड़े बड़े राजाओं के बारे में पता चलता है। मतलब बड़े बड़े राजा इन द सेंस कि भारत के कुछ प्रमुख राजाओं, जैसे कि श्रीगुप्त तो पता चल ही गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे? समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये भारत के बहुत प्रमुख राजा हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है उसके बारे में आप प्रयाग प्रशस्ति में पढ़ते हो, उसकी विजय गाथाओं के बारे में पढ़ते हो। आप पढ़ते हो कि जो समुद्रगुप्त है उसको क्या कहा गया है? उसे भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कुछ बहुत प्रमुख शासक जो हैं वो इस राजवंश में हुए, ठीक है, और वो आगे उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया। अगर हम गुप्त वंश के बारे में बात करें तो ये वंश जो था वो अगर हम कलात्मक रूप से इसको देखें, ठीक है, कला और संस्कृति के पार्ट से देखें तो भी ये क्या था? बहुत समृद्ध हुआ करता था, ठीक है। हम आगे जाके भी इसको और देखेंगे कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि जो गुप्त वंश में हम देखेंगे कि इसमें हमको बहुत सारे क्या बोलते हैं, विद्वान मिलते हैं। साहित्यिक रूप से इस राजवंश के टाइम पर साहित्यिक रूप से बहुत सारे काम हुए, ठीक है। अगर हम इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो हम पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसमें क्या हुआ है? बहुत काम हुआ है। बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने इसके क्षेत्र में काम किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये साम्राज्य के विस्तार में, है ना भाई, कि ये जो साम्राज्य उसके विस्तार में, बल्कि साथ ही साथ क्या चीज़ भी देखते हैं कि इन्होंने कला और संस्कृति के पार्ट में भी बहुत सारे काम किए हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि जो गुप्त राजवंश है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। जब हम गुप्त राजवंश के बारे में आते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद किसको देखेंगे? समुद्रगुप्त को देखेंगे समुद्रगुप्त को। फिर हम देखेंगे
है ना, राजगुप्त। उसके बाद है ना राजगुप्त हुआ, उसके बाद हम किसको देखेंगे, उसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे। सॉरी, ये रामगुप्त है ना, ये है रामगुप्त, राजगुप्त नहीं, रामगुप्त। फिर हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद हम कुमारगुप्त को देखेंगे, कुमारगुप्त को देखेंगे। फिर कुमारगुप्त के बाद क्या देखेंगे, कुमारगुप्त के बाद हम देखेंगे स्कंदगुप्त को, स्कंदगुप्त को, ठीक है। इसके अलावा भी और राजा जिसको हम देखेंगे, लेकिन ये जो प्रमुख राजा है इनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद बाहर में और क्या पढ़ेंगे, इनका प्रशासन देखेंगे, और क्या देखेंगे, इसकी कला संस्कृति में योगदान, और विज्ञान में योगदान, ओके। और क्या देखेंगे, फिर इसके पतन को भी देखेंगे, ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये राजवंश है, कौन सा, जो गुप्त राजवंश है, उसमें हमको कुछ बहुत प्रमुख राजवंश मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसको ही और आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो अब हम आते हैं इनके राजवंश के बारे में, प्रमुख शासकों के बारे में, ओके। तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि इनका जो सत्ता रहा, ठीक है, आपका पूरा जो गुप्त वंश है उनकी जो पूरी सत्ता थी वो 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रही, ठीक है। इसमें बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन हम इनके कुछ प्रमुख शासकों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें श्रीगुप्त के बारे में, ओके, किसके बारे में, श्रीगुप्त के बारे में बात करें, तो जो श्रीगुप्त है वो पहला शासक था, मतलब गुप्त वंश का प्रथम शासक था, उसको हम क्या कह सकते हैं, संस्थापक। तो जो श्रीगुप्त था उसने ही गुप्त वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। प्रारंभ में ये कैसा था, प्रारंभ में ये जो था वो क्या बोलते हैं आपका सामंत रहता था, किनका, कुषाणों का, ठीक है। जो श्रीगुप्त था वो कुषाण वंश के जो शासक था उसका क्या था, सामंत था, लेकिन आगे जाकर ये क्या करता है, अपना साम्राज्य स्थापित करता है और गुप्त वंश को स्थापित करता है। श्रीगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये एक पराक्रमी शासक था, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ते तो इसने बहुत सारे युद्ध जीते, मतलब एक शक्तिशाली शासक में से एक था। और इसने महाधिराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इसने उपाधि धारण की थी, किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसकी राजधानी क्या थी, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाई। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समझ आ रहा है। फिर हम आगे देखते हैं कि इसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करता है ना, क्या नाम था उसका, लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह होता है। और जो चंद्रगुप्त प्रथम होता है ये पहला शासक होता है जिसने प्रथम स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक कौन था, तो प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसके ही काल में है ना इसने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। तो जैसे हम आज के टाइम पे कैलेंडर जानते हैं, तो वैसे ही गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। इसके बाद हम आते हैं किस पर, समुद्रगुप्त पर, ठीक है। किस पर आते हैं, समुद्रगुप्त पर सॉरी। जब हम समुद्रगुप्त को देखते हैं तो हम पाएंगे कि समुद्रगुप्त जो था वो कैसा शासक था, युद्ध कौशल में बहुत माहिर शासक था, ठीक है। इसने अनेक सारे युद्ध लड़े, कई राजाओं को इसने क्या किया था, परास्त किया था, ठीक है।
इसका जो साम्राज्य फैला हुआ था वो पंजाब आपका कश्मीर वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, आपका गुजरात वाला जो क्षेत्र है, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र का जो साइड में क्षेत्र है, मालवा जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में समुद्रगुप्त का क्या हुआ था, शासन फैला हुआ था। और इसके बारे में हमारे पास पुख्ता प्रमाण भी है। तो जो समुद्रगुप्त वंश का शासक जो समुद्रगुप्त था वो इतना पराक्रमी हुआ करता था कि उसे नेपोलियन कहा जाता था। किसका? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। जैसे कि हमने गुरुत्वाकर्षण के टाइम पर चीजें देखी थी, उसी तरीके से ये भी एक बड़ा विडंबना वाला बात है कि समुद्रगुप्त जो था वो भारतीय शासक था। समुद्रगुप्त जो था वो पहले आया, लेकिन इसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? भारत का नेपोलियन। जबकि नेपोलियन को शायद कहना चाहिए था कि भारत का ये समुद्रगुप्त के समान है, लेकिन समुद्रगुप्त को किसके साथ में कंपेयर किया जाता है? नेपोलियन के साथ में। किसने किया है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को देखकर, उसके विजयों को देखकर, ठीक है, साम्राज्य विस्तार का जो उसने सिद्धांत अपनाया था उसको देखकर कि ये भारत का नेपोलियन है। और इसका रीज़न ये है कि हमारे देश का अधिकांश जो साहित्य है ना, हमारे देश का जो इतिहास है, साहित्य है, उसको विदेशी लोगों ने लिखा है। तो विदेशी लोगों ने जब उसको लिखा तो भाई वो जो जाने, वो जो समझे, उसी को उन्होंने लिखा। इसीलिए यहाँ पर जो विल्सन स्मिथ है उसने समुद्रगुप्त को नेपोलियन के समान तुलना की है, जबकि नेपोलियन को समुद्रगुप्त जैसा तुलना करना था, क्योंकि नेपोलियन बाद में आया, समुद्रगुप्त पहले आया। खैर, हमको बस ये याद रखना है क्योंकि ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अनेक विजय अभियान चलाए। अगर हम इसके विजय अभियान को देखते हैं तो इसके विजय अभियान का जो उल्लेख है, पुख्ता प्रमाण है ना, तो वो किस में मिलता है? वो हमको मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में हमको इसका उल्लेख मिलता है। कहा है भाई? ये ओके, प्रयाग प्रशस्ति में हमको उल्लेख मिलता है। फिर से एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम आया, तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमको क्या मालूम पड़ता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसकी रचना है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। किसकी? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन की रचना है। ठीक है, हरिसेन की रचना है। और अगर इस प्रशस्ति की बात की जाए तो हम देखेंगे कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसे हरिसेन ने 5 भागों में बांट दिया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, तो हरिसेन ने इसे 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? आर्यव्रत राज्य, ठीक है, उत्तर भारत का। ठीक है, इसका जो आप देखोगे, अगर पहले हम नाम को पढ़ लेते हैं, आर्यव्रत राज्य, फिर है आंटविक राज्य, फिर है दक्षिणापथ विजय, फिर है सीमांत राज्य, फिर है विदेशी। तो जो आर्यव्रत राज्य जो है जिन पर उसने शासन किया, तो ये उत्तर भारत के है ना। आर्य बोलते ना, हम पढ़ते हैं आर्यों के बारे में। तो जो आर्य राजवंश थे उत्तर भारत की तरफ, वहां पर इसने अपना क्या किया था? शासन स्थापित किया, उनको क्या किया? हराया था। अगर हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसमें ऐसा उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के आर्यवंश के 9 राजाओं को क्या किया था? परास्त किया था। तो हम देखते हैं कि जो आपका समुद्रगुप्त है उसने अपने शासन का विस्तार किस तरफ किया? उत्तर भारत की तरफ किया। आर्य राजाओं को क्या किया? परास्त किया और उत्तर भारत की तरफ किया। दूसरी चीज हम आते हैं, दूसरा क्या है? आंटविक राज्य। अब आंटविक राज्य क्या होते हैं? वो वन क्षेत्र। ठीक है, देखिए पहले के टाइम पर क्या था? मुख्य भूमि हुआ करती थी जहां पर एक्चुअल में शासन चलता है। फिर जंगल में जो आदिवासी क्षेत्र थे या वन क्षेत्र के जो शासक हुआ करते थे, है ना, वो भी एक होते थे। उनका भी बारे में जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे और उसमें आदिवासी विद्रोहों के बारे में पढ़ोगे तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम क्या देखते हैं उसमें आदिवासी विद्रोह में, हम जंगल में जो राजवंश थे, है ना, जंगली क्षेत्र के जो राजवंश थे, राजा थे, कबीलियाई राजा,
छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े कबीले हुआ करते थे, उनके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। तो उसी से समझ लीजिए कि जो आंटविक राज्य है वो वही वन क्षेत्र के जो शासक थे, ऐसे 18, ठीक है, आंटविक राज्यों को समुद्रगुप्त ने आंटविक राज्यों के 18 आंटविक राज्यों को क्या किया था, परास्त करके अपने अधीन किया था। किसमें हमको उल्लेख मिल रहा है भाई, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिल रहा है। फिर हम दक्षिणापथ विजय के बारे में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है उसने दक्षिण, है ना, दक्षिण भारत ये वाला हिस्सा है ना भारत का जो है, दक्षिण भारत के कितने 12 राज्यों को परास्त किया था। देखिए इसने उत्तर साइड भी, उत्तर भारत जो है ना, भारत का ये वाला भाग, मतलब सिर्फ रफ डायग्राम है ये, समझ जाओ बस, जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है उस वहां पर भी इसने अपना विजय प्राप्त किया। उसके बाद जो दक्षिण भारत का बात करते हैं तो दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर इसने विजय प्राप्त किया। फिर आंटविक राज्य, बीच बीच में जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं आपका, बीच में जो छोटे छोटे कबीलियाई शासन चलते थे या जंगली इलाकों के जो राजा थे उसने उनको भी परास्त किया। फिर सीमांत राज्य, सीमा पर जो राज्य हुआ करते थे उसने उनको भी पराजित किया। फिर ना वहां पर बस नहीं रुका, उसने जो विदेशी राजा थे, है ना भाई, जो विदेशी राजा थे उनको भी उसने क्या किया, उनको भी उसने हराया और उन पर शासन किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है उसने अपने विजय अभियानों को किस तरीके से चलाया और उसको कितना विशाल बनाया। अगर हम इसके और भी इसके विजय अभियानों को देखें तो जब इसने दक्षिण पथ का विजय प्राप्त किया था, दक्षिणापथ विजय पर जब ये गया था तो इसने अपने अंदर में 3 नीतियों को अपनाया था। पहला कौन सा है, पहला है ग्रहण, ठीक है, पहला क्या है, ग्रहण। दूसरा है मोक्ष, सॉरी, और तीसरा है अनुग्रह। ठीक, क्या क्या है, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, ये तीनों उसकी नीतियां हैं। तो किस टाइप की नीति है एक बार देखेंगे हम। जो ग्रहण नीति है, ठीक है, उसमें ये क्या करता था, युद्ध लड़ता था और जो साम्राज्य थे उनका ग्रहण कर लेता था। ठीक है, ग्रहण में साम्राज्यों को अपने अधीन मिला लेता था, अपने साम्राज्य में मिला लिया करता था। फिर दूसरा इसका सिद्धांत आता है, दूसरी नीति जो आती है वो है मोक्ष। ठीक है, मोक्ष में इसमें क्या किया करता था कि ये शत्रुओं को मुक्त कर देता था। मतलब आपका युद्ध किया, राजाओं को इसने बंदी बनाया। ऐसा होता था ना प्राचीन काल में, जब भी युद्ध होता था तो राजाओं को छोड़ नहीं दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी या उनको कैदी बना लिया जाता था। तो जो मोक्ष था इसमें वो साम्राज्य तो रख लेता था, है ना, साम्राज्य को रख लेता था, लेकिन राजा जो है उनको छोड़ दिया करता था। तीसरी इसकी नीति आती है अनुग्रह नीति। अनुग्रह नीति में वो क्या करता था कि किसी भी रीजन से XYZ क्या किया करता था कि जितने जो भी वो राजवंशों को जीतेगा उनको क्या कर देता था, उनका राज्य उनको वापस लौटा दिया करता था। और लेकिन लौटाने के इसमें था कर के रूप में, है ना, मतलब आप इतना एक न्यूनतम इतना एक कर डिसाइड कर दिए कि आप हर महीने मेरे को इतना टैक्स दो और मैं आपको आपका साम्राज्य क्या कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ। तो इस नीति को उसने दक्षिणापथ विजय में अपनाया था। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा वो विजय यात्रा है या किस विजय अभियान में इसने इन ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की 3 नीतियों को अपनाया। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणापथ विजय यात्रा में ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की नीतियों को क्या किया था, अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये युद्ध लड़ता है और विजय प्राप्त करता है, इन सभी विजयों के उपलक्ष्य में, ठीक है, क्या चीज कि इन सारे विजयों के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त क्या करता है, अश्वमेघ यज्ञ का यज्ञ करवाता है। ठीक है
अश्वमेध यज्ञ कराता है। अब हम इसके सिक्के के बारे में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है वो उसने क्या किए थे, अनेक सिक्के चलवाए थे। उसके सिक्कों की खासियत ये होती थी कि इसमें वीणा वादक, मतलब उसके सिक्के की एक और हमको क्या मिलता था, वीणा का मुहर या वीणा वादक का चिन्ह हमको मिला करता था, अंकित होता था। इसके अलावा गरुड़ का भी चिन्ह हमको मिलता है। विदेशों से हमने इसमें डेफिनेटली पढ़ा कि इसने विदेशों को क्या किया था, अपने अधीन किया था, है ना भाई, अपने अधीन किया था। लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो संबंध थे, विदेशी संबंध जो थे वो कैसे थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे। और इसने जो श्रीलंका के राजा थे उन्हें बौद्ध विहार, 2 बौद्ध विहार बनाने की क्या दी थी, अनुमति भी दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो समुद्रगुप्त है वो, समुद्रगुप्त के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो यहाँ पर खत्म होती है। अब हम आते हैं रामगुप्त। अगर मैं ये कहूँ कि रामगुप्त जो था वो गुप्त वंश के का ब्लैक शिप था। ठीक है, ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, एक खराब बच्चा, ये खराब हो, तो वो गलत नहीं होगा। अब रीजन क्या है इसके पीछे, जो हम रामगुप्त के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रामगुप्त जो रहता है वो क्या करता है कि जो शक शासक थे, है ना, उस समय पे शकों का भी शासन चलता था, तो जो शक शासक थे उनके डर से समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त शासक बना। ओके, उसके बाद ये क्या करता है कि जो शक शासक थे उनके डर से क्या करता है, उनके आक्रमण से भयभीत होकर अपनी पत्नी ध्रुव देवी, है ना, उनको क्या करता है, ये सोचता है कि जो मेरी पत्नी है, ये लोग मुझ पर शक शासक जो मुझ पर हमला ना करें, इसलिए मेरी जो पत्नी है ध्रुव देवी, इसको मैं शकों को क्या कर दूंगा, दे दूंगा। लेकिन इसका भाई कौन होता है, चंद्रगुप्त। कौन होता है इसका भाई, छोटा भाई होता है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त को जब ये बात पता चलती है कि रामगुप्त ऐसा सोच रहा है तो वो इस बात पर क्या होता है, क्रोधित होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोधित होता है। और ये क्या निर्णय लेता है कि मैं ना तो जो आपकी ध्रुव देवी है, ना तो मैं उसको क्या बोलते हैं आपका शकों को दूंगा और ना ही शकों का साम्राज्य को दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, ना तो वो उसको देता है और साथ ही साथ रामगुप्त की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और रामगुप्त की हत्या करने के बाद में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ठीक है, चंद्रगुप्त, ये इसमें यहाँ पर द्वितीय लिख देता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम है, उसने वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो है चंद्रगुप्त प्रथम और ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है अपने भाई रामगुप्त की क्या करता है, हत्या करता है और क्या बनता है, शासक बनता है। और इसके बारे में जो उल्लेख है वो हमको देवी चंद्रगुप्तम नामक एक काव्य में मिलता है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम नामक काव्य में मिलता है और काव्य मीमांसा में मिलता है। आप लोगों का होमवर्क ये है कि इसके रचनाकार मुझे ग्रुप में मैसेज करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आज जब भी ये वीडियो आप लोग को मिलेगा आप लोग इसको क्या करेंगे, इसका बताएंगे, और अगर नहीं पता रहेगा तो मैं इसको डेफिनेटली बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। लेकिन इसमें आप लोग बताएंगे कि जो रामगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या की, शासक बना और किसको, ध्रुव देवी को बचाया, इसका पूरा उल्लेख हमको देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है और काव्य मीमांसा में मिलता है। आप लोगों का होमवर्क है इसके रचनाकार को ढूंढ के लाना। और इसके बाद में कौन शासक बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शासक बनता है। ये पाटलिपुत्र और उज्जैन जो है उसको क्या करता है, अपनी राजधानी बनाता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आपको पता होना चाहिए किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो गुप्त वंश है उसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी ऑनलाइन हिस्ट्री की क्लास में। तो कल की क्लास में जैसे कि हमने गुप्त काल हमने शुरू किया था, उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। श्री गुप्त के बारे में हमने पढ़ा था, घटोत्कच को देखा था, थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, राम गुप्त के बारे में पढ़ा था, है ना भाई। तो इस तरीके से जो गुप्त वंश है उसका प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक है, वो आगे किस तरीके से विस्तार करता है, जो समुद्रगुप्त है वो अपने शासन को कैसे चलाता है, वो किस किस तरीके की जो युद्ध नीति है उनको अपनाता है, अपनी युद्ध नीति के अंदर में उसने कौन कौन सी चीज़ें, मोक्ष रखा था, अनुग्रह रखा था, ग्रहण रखा था, ऐसे 3-4 अलग अलग तरीके की चीज़ें हमको मिलती हैं, नीतियाँ हमको दिखती हैं। फिर हम प्रयाग प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है ना भाई, उसमें हम क्या देख सकते हैं कि उसको 5 भागों में बांट दिया है। क्या क्या उसके युद्धों के आधार पर, मतलब जब उसने उत्तर भारत के जो आर्य राजा हैं उनको हराया, उनके बारे में लिखा, आंटविक राजाओं को हराया, उसको एक अलग सेक्शन कर दिया है, दक्षिण भारत के राजाओं को हराया, उसको अलग सेक्शन कर दिया है, सीमावर्ती राजाओं को हराया, उसको अलग सेक्शन किया है, और किसको, और विदेशी राजाओं को हराया, उसको भी अलग सेक्शन कर दिया है। उसी प्रकार से श्री गुप्त में हमने देखा कि क्या था कि वो पहले आपका क्या हुआ करता, कुषाणों का आपका सामंत हुआ करता था, और बाद में उसने गुप्त वंश की स्थापना की। रामगुप्त के बारे में पढ़ते हैं कि वो टोटल कुछ काम का नहीं था, है ना भाई। अपने विद्रोहियों से डरकर, शकों से डरकर उसने क्या किया, सोचा कि अपनी पत्नी को उससे युद्ध ना करना पड़े, अपनी पत्नी को उसको उन लोगों को दे देता हूँ। लेकिन उसका जो भाई था चंद्रगुप्त, है ना भाई, उसको ये चीज़, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको ये चीज़ अच्छी लगती है क्या, उसको अच्छी नहीं लगती है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। और वो क्या करता है, अपने भाई का विरोध करता है, शकों के साथ युद्ध भी करता है, और अपने भाई रामगुप्त की हत्या करता है और शासक बन जाता है। और जब वो शासक बनता है, हमने थोड़ी सी चीजें इसकी देखी थी कि फिर वो क्या करता है, विक्रमादित्य की उपाधि सॉरी माफ कीजिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि वो धारण करता है। ओके, तो कल हमने इतनी चीजें पढ़ी थी। आज हम क्या देखेंगे, आज हम विस्तार से चंद्रगुप्त को देखेंगे, ठीक है। राजधानी कहाँ, उसके दरबार में कौन कौन थे, कुमारगुप्त के बारे में देखेंगे, स्कंदगुप्त को देखेंगे, नरसिंहगुप्त बालादित्य को देखेंगे, ठीक, भानुगुप्त को देखेंगे। फिर हम मौर्य साम्राज्य, संपूर्ण मौर्य साम्राज्य ना, कहाँ से, श्रीगुप्त से लेकर आपका अंतिम शासक तक हम क्या देखेंगे, उसके प्रशासन को देखेंगे, भौगोलिक विभाजन, उसके प्रधानों को देखेंगे। फिर जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं, वो उसका साहित्य और कला वाला पार्ट है। क्योंकि जो मौर्य युग था, है ना भाई, उसको क्या कहा जाता था, कला और साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता था। तो उसी के आधार पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैंने कुछ शाखाओं में बांट दिया है, जैसे कि साहित्य, ठीक है, पहले हमने साहित्य में बांट दिया, जितने भी साहित्य हैं हमने देखा, ठीक। आपका जो नवरत्न थे उनका जो साहित्य था उसको भी हमने देखा, कुछ और प्रमुख साहित्य थे उनको भी हमने देखा इस यहाँ पर। फिर हम स्थापत्य कला में जो भी हमको मंदिर मिलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम मूर्ति कला, चित्रकला, धातु कला और विज्ञान, ठीक, क्योंकि जो गुप्त काल है उसमें विज्ञान कला जो है उसका विस्तार बहुत प्रमुखता से क्या हुआ है, ठीक है। और हमको बड़ी बड़ी वैज्ञानिक, मतलब बड़े बड़े हमको इसमें कौन मिलते हैं, विद्वान और वैज्ञानिक मिलते हैं, ठीक, जैसे आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त है। तो इसके जो गुप्त वंश था, इसके युग में ना सिर्फ, है ना भाई, क्या चीज, ना सिर्फ साहित्यों का विकास होता है, ना सिर्फ साहित्यों का विकास होता है, बल्कि किसका विकास होता है, विज्ञान का भी विकास होता है। ये ना सिर्फ कला और साहित्यों के लिए स्वर्णिम युग था, बल्कि विज्ञान के लिए भी क्या था, स्वर्णिम युग था। इसके बाद हम इसके पतन को देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करूँगी कि इस कहानी से ज़्यादा आप इसके सार को समझेंगे। ओके, तो चलिए
क्या होता है, एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता है और एक लोमड़ी रहता है। ठीक है, एक शेर और एक लोमड़ी रहता है। ठीक है, दोनों अच्छे मित्र होते हैं, वो लोग आपस में रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं। ठीक, एक दिन क्या होता है, एक बाज उड़ता हुआ आता है और ये बताता है कि भाई हमारा जो जंगल है वो क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी सूखने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं उड़ते उड़ते दूसरे जगह से देख के आया हूँ, पास के जंगल से देख के आया हूँ कि भूमि खराब हो रही है, वर्षा नहीं हो रहा है और सारा जंगल जो है वो क्या होते जा रहा है, सूखते जा रहा है, सूखते जा रहा है। तो हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमारा जंगल भी बहुत जल्दी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, भोजन वस्तु की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका वो रहता है, ठीक है, तो एक जो है वो क्या करता है, जो शेर है वो क्या सोचता है कि भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है और मैं बड़ा खुशी खुशी रहूँगा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरे को कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी। और जो दूसरा रहता है वो ये सोचता है कि नहीं, मेरे को तो जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा, अपने लिए भोजन इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, भोजन इकट्ठा करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो दोनों ही अच्छे मित्र तो रहते हैं लेकिन अपने अपने काम में लग जाते हैं। शेर जो है वो आराम करता है, उसका दोस्त जो है वो बढ़िया काम करता है, लाता है। और एक समय ऐसा आता है जब पूरी जगह पर क्या हो जाता है, अकाल आ जाता है। ठीक है, तो शेर देखता है कि अब तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, वो ढूंढता है, नहीं मिलता, लेकिन उसके दोस्त के पास में सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक, तब जो शेर रहता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है लेकिन अपने मित्र के पास आके बोलता है कि यार तुम मेरे को थोड़ा सा क्या दे दो, खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मेरे पास जो है एक समय तक, मैं लिमिट तक तुमको दे सकता हूँ लेकिन उससे ज़्यादा तुमको नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसे करके समय बीतता है, आगे बढ़ता है, अकाल और अपनी भयावह स्थिति में आता है। और एक समय ऐसा आता है जब शेर के पास में खाना खत्म हो जाता है, उसको उसका दोस्त भी खाना देने के लिए नहीं होता क्योंकि उसको भी अपना परिवार चलाना है। ठीक है, और शेर भूख से मर जाता है। ये पूरी कहानी आप लोगों के लिए है। क्यों आप लोगों के लिए है? आपके टीचर्स सब लोग क्या कह रहे हैं, पढ़िए 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 पढ़िए, है ना, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा पार्टी हो रहा है, थोड़ा मस्ती हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो रही है। इस कहानी से हमको ये तो शिक्षा मिली कि अगर किसी चीज़ का अंदेशा है तो अच्छा है कि उसके आने से पहले ही हम क्या करें, अपने लिए व्यवस्थाओं को कर ले, अपनी तैयारी क्या करें, पूरी रखें। क्योंकि अगर अकाल आ गया तो हमको थोड़ा दिन तो हम सरवाइव कर लेंगे, शायद अपने ताकत के बल पर, शायद दूसरों की मदद के बल पर हम कर लेंगे, लेकिन अगर एक लंबे समय तक वो अकाल रहा तो क्या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आपकी परीक्षा भी है, आपको सबको मालूम है, जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार से जो बाकी सब एग्जाम्स नहीं होंगे लेकिन पीएससी को छोड़कर लिखा है ना भाई। तो पीएससी तो बिल्कुल समय समय पर अपना एग्जाम लेता रहेगा। जैसे कि अभी पीएससी कृषि उसका एग्जाम ले रहा है कृषि विभाग के लिए, फिर किसका ले रहा है, एसीएफ का पोस्ट निकला है, आगे ऐसे ही पोस्ट निकलेंगे। और जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी जो कॉमन एग्जाम होता है फरवरी में, उसका एग्जाम तो आएगा ही। आपको सबको आज से नहीं, कई समय पहले से मालूम पड़ गया है कि ये एग्जाम जो है वो क्या है, आने वाला है, अकाल जो है वो आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब एग्जाम भी आ जाएगा और आपकी तैयारी नहीं हुई रहेगी। 1 हफ्ता बचेगा, 2 हफ्ता बचेगा, लेकिन 2 हफ्ते में आप कितना ही तैयारी कर लोगे। फिर 2 दिन बचेगा, 10 दिन बचेगा, 2 दिन बचेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका एग्जाम होगा और आपने कुछ तैयारी ही ढंग से नहीं की होगी। इसलिए अच्छा है कि आप लोग आज से ही अपनी तैयारियों को बहुत गंभीरता के साथ शुरू करें। जो सर ने एक्सरसाइज करने बोला है और योगा करने बोला, आप डेफिनेटली उसको कीजिए, उसमें कोई भी कटौती नहीं। क्योंकि जब हम योगा करते हैं, कुछ मुद्राएं हैं जिनको करते हैं, उससे हमारा एकाग्रचित मन और स्मरण शक्ति बढ़ता है, तो उसको बिल्कुल कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है हमको। लेकिन उसके बाद जो समय है उसको बिल्कुल अच्छे से यूज़ कीजिए, अपनी पढ़ाई को जितना हो सके और अच्छा कीजिए, और अच्छा कीजिए। क्योंकि ग्रुप में मैं देख रही हूँ यूट्यूब में वीडियोज़ डल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ग्रुप में उसका कुछ रिप्लाई ही नहीं
आ रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उसमें कमेंट करो, उसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी मत करो, लेकिन एटलीस्ट देखो तो, आपको जो होमवर्क मिल रहा है उसको करो तो सही। मुझे आप नोट्स बना के भेजो ना। आपको जो मैं होमवर्क बोलूँगी उसके अलावा चीज़ें नहीं है क्या? आपको डाउट होता है, आप डाउट मेरे से ग्रुप में पूछो, पर्सनल मुझे व्हाट्सएप करके पूछो। आपके जो नोट्स आप बना रहे हो, लिख रहे हो, उसको मेरे को भेजो कि मैम ये नोट्स हमने बनाया है, देखिए ठीक है कि नहीं है, इसमें कुछ और तो नहीं है, इसको कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम पास करना है बच्चे, तो आपको अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने की आज के आज ज़रूरत है। आप अगर बोलोगे कि मैं इधर से चिथड़ी उठा के पढ़ लूँ, मैं उधर से चिथड़ी उठा के पढ़ लूँ, पास नहीं होगे। मैं लिख के दे सकती हूँ, पास नहीं होगे। आपके पास में मेंस के लिए, आपके पास में अपने प्रीलिम्स के लिए, आपके पास अपने इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए आपके लिए पास में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने मेंस पहले कहा और इंटरव्यू आपका प्रीलिम्स बाद में। क्यों? क्योंकि आप अगर मेंस की तैयारी करोगे, क्योंकि आपको मेंस के लिए बहुत कम समय मिलता है, आप अपना फोकस मेंस के हिसाब से रखो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ये चीज़ों की डिटेल में जाओ, आंसर लिखने का प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब आपके प्रीलिम्स से आप पूरा चीज़ खत्म कर लोगे मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें वही तो है, बस आपको मेंस में डिटेल में लिखना पड़ता है, कुछ एक आध चैप्टर जो है वो ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि आप उन सब्जेक्ट्स को रहन दो, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है आप उन सब्जेक्ट को रहन दो, लेकिन जो आपका प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, एटलीस्ट उसको तो अपना पूरा अच्छे से करो। और एग्जाम से 2 महीने पहले आप अपना जो फोकस है, अपनी पढ़ाई का फोकस, वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कर देना। सिर्फ फैक्ट को पढ़ना, जैसे प्रीलिम्स में आता है वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, अपना फोकस इस तरीके से अपना फोकस आप लगाओगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने मेंस के लिए अच्छे से पढ़ा, मतलब ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, तो प्रीलिम्स पे आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। आप प्रीलिम्स का एग्जाम कैसे नहीं फिर पास करोगे। और जब आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिए, उसके बाद जो जो विषय आपका बचा है, जो आपके मेंस और प्रीलिम्स में कॉमन नहीं है, आप अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद उसकी तैयारी कीजिए और बाकी सबको फिर से रिविजन कीजिए और अपना मेंस दीजिए। ऐसा अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप बताओ कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप आज से ही सोचोगे कि हाँ ठीक है, 1 चैप्टर पढ़ लिए तो 2 चैप्टर पढ़ लिए तो ऐसे कर लिए तो वैसे कर लिए, ऐसे में आप पास नहीं हो सकते। आप भी उसी शेर की तरह मर जाओगे। मरना मतलब जान से जाना वाला बात नहीं है। मरने का मतलब है अपने एग्जाम में फेल होना। मरने से मेरा मतलब है कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और बात सिर्फ इसकी नहीं है कि आप नेक्स्ट जो 2020 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अपीयर हो। आप 21 वाले में हो सकता है अपीयर होने वाले हो, आप 22 वाले में हो सकता है अपीयर होने वाले हो, आप किसी में भी अपीयर हो, लेकिन आपकी एक उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप लोग को अपना स्ट्रैटेजी बनाते नहीं बनता है तो आप मेरे से सर से संपर्क कीजिए कि हम अपना स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, हमको बताइए चीज़ों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जो सिलेबस है, आप लोग सिलेबस आप लोग के पास, सबके पास है, उसको ब्रेक डाउन करो, है ना, उसको देखो, तोड़ के देखो कि हाँ यार, मैं अगर लिखा है कि संविधान पढ़ना, विशेषता लिखा है, तो विशेषता में मैं किसको किसको पढ़ सकता हूँ। अगर मुझे बोला है कि उसके इतिहास को बताइए, तो इतिहास में मुझे उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना होगा। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मेरे लिए क्या जरूरी है? क्या मेरे लिए ताज के शासन में जितनी भी, जो ताज शासन चल रहा था उसमें जितने भी अधिनियम आए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, या सिर्फ 1919 का बस इम्पॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए रेगुलेटिंग एक्ट बस इम्पॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट बस इम्पॉर्टेंट है, कि पिट्स इंडिया एक्ट के सारे इम्पॉर्टेंट? तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को ब्रेक डाउन करो, उसको तोड़ो छोटे छोटे पार्ट्स में, खोजो। नहीं बन रहा है तो पूछो टीचर्स से, मैं हूँ यहाँ पर, सर है यहाँ पर आपको बताने के लिए। और इस तरीके से आपका जो सिलेबस उसको तोड़ो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपको पढ़ना एक बार, अगर अच्छे से एग्जाम निकालना है तो बिल्कुल डट के पढ़ाई करो और एग्जाम क्लियर करो। मजाक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आज की कहानी में उम्मीद करूंगी कि आप सबको समझ में आई होगी और आप जरूर इस कहानी को ध्यान देंगे और विशेषकर उस बात को जो मैं आप लोग को समझाना चाहती थी ध्यान देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के परफॉर्मेंस से, मतलब मेरे लिए बड़ा निराशाजनक वाला चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब हम क्लास में थे, मैं आप लोग को होमवर्क दिया करती थी, आप लोग बना के मुझे लगभग, मतलब अगर सबके सब नहीं तो 70% स्टूडेंट दिखाते थे, हर दिन का काम हर दिन दिखाते थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन क्लासेस हुई है, मैं बार बार बोलने के बाद, सर के आप लोगों को बोलने के बाद भी आप लोग कुछ एक्टिव ही नहीं है। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? समझ आ रही मेरी बात?
तो इस बात को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस बात से आप शिक्षा लेंगे और अपनी पढ़ाई को फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और हम अब अपना विषय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि कल हमने देखी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कैसे शासक बनता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने भाई रामगुप्त की हत्या करता है। ठीक है, और उसके बाद शासक बनता है। कल मैंने चलिए आप लोग इसको ग्रुप में पहले वो कीजिएगा, ठीक है, आंसर दीजिएगा, तब फिर मैं अपने इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डलेगा, नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो डलेगा, उसमें मैं इसको आंसर करूंगी आप लोग को। ओके, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे कि देवी चंद्रगुप्तम और काव्य मीमांसा किसकी रचना है, आपको बताना है। अभी तक मेरे पास कोई आंसर नहीं है, आप लोग मुझे आंसर देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों में ही मैं इतना बता देती हूँ कि इन दोनों में ही चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, उसके बारे में चीजें लिखी हुई है, किस तरीके से उसने साम्राज्य चलाया, किस तरीके से अपने भाई को मारा और बाकी चीजें। ठीक है, लेकिन जो मुख्य बिंदु है उस पर हम आते हैं। जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं तो हमको जो चीजें मिलती है वो क्या है? पहला है उपाधि। चंद्रगुप्त मौर्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन। क्यों कॉमन? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना भाई, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्र मौर्य नहीं, वो मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना। तो जो चंद्रगुप्त था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, पीएससी में, व्यापम में, एसएससी में, रेलवे में, और जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं कभी ना कभी इसको पूछा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या क्या उपाधि धारण की थी। तो क्या उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर से वही बात, ये बहुत सरल चीज है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो भूल जाएंगे और क्या लिख के आएंगे, उसने ज्योतिरादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के अलावा जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं तो इसके और भी नामों को हम जानते हैं। कौन कौन सा है? इसको देवश्री के नाम से जानते हैं, देवराज के नाम से जानते हैं और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त को। ठीक है, फिर अगर हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी, प्रारंभिक जो समय था उस समय पर गुप्तों की राजधानी क्या हुआ करती थी? गुप्तों की राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। ठीक है, जब वो राजा बना तो उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और कहाँ ले गया? उज्जैनी। इसीलिए आपको इसकी दो राजधानियां मिलती हैं, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? आपका उज्जैनी में स्थानांतरित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, मतलब या फिर ऐसा पूछेगा, गुप्त वंश के किस राजा ने राजधानी उज्जैनी लेके आए? तो किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लेके आया। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए अब हम जब इसको देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने किस प्रकार की नीति को अपनाया। ठीक है, तो इसकी नीतियों को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पहला तो इसने युद्ध की नीति अपनाई। ठीक है, मतलब युद्ध करो, साम्राज्य हासिल करो। और दूसरी जो इसने नीति अपनाई वो नीति अपनाई वैवाहिक संबंधों की नीति। कौन सी नीति? वैवाहिक संबंधों की नीति। किस तरीके से वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई भाई? तो इसने क्या किया? इसने स्वयं नागवंशी राजकुमारी, ठीक है, किससे विवाह किया? नागवंशी राजकुमारी कुबेर नाग से। ठीक है, किसने? जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया।
अपने पुत्र का विवाह इसने किस वंश में किया? कदव वंश में किया। और पुत्री का विवाह इसने वाकाटक वंश में किया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने जो वैवाहिक संबंध है अपने बहुत क्लोज लोगों से, ठीक है, अपने बहुत क्लोज लोगों से क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कल एक चीज जो मैं आपको नहीं बता पाई थी समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त ने भी इस नीति को अपनाया था। ठीक है, उसने विजय की जो नीति अपनाई थी वो तो अपनाई ही थी, लेकिन जो उसने विदेशी जो उसका युद्ध क्षेत्र था उस पर कैसी नीति अपनाई थी? तो वो क्या करता था कि युद्ध करता था, ठीक है, उनको हराता था, और हराने के बाद जो उनकी राजकुमारियां होती थी, है ना, उनका विवाह वो गुप्त शास्त्र को, मतलब अपने रिलेटिव से कर देता, भाई से, भतीजे से, जो भी उनके रिलेटिव्स है, अपने रिश्तेदारों से उनका विवाह कर दिया करता था। क्यों? अगर वैवाहिक संबंध होगा तो वो उसके विरुद्ध हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो ये समुद्रगुप्त की भी नीति थी। उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इस विवाहिक नीति का क्या किया था? पालन किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने क्या किया था? चांदी के सिक्के, है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। अब इसके पीछे एक बढ़िया स्टोरी है कि हम यहाँ पर ही देखते हैं कि उसने नागवंशी राजकुमारी से विवाह किया, पुत्र का विवाह कदव वंश में किया, पुत्री का विवाह वाकाटक वंश में किया। और हम देखते हैं कि इसने क्या किया था? जो पश्चिम भारत के शक थे, है ना, पश्चिम भारत के जो शक राजा थे, इनकी सहायता से, वाकाटकों और कदव वंश के जो शासक थे, है ना, उनकी सहायता से ये पश्चिम भारत के जो शक थे उनको क्या करता है? पराजित करता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में वो चांदी के सिक्के जारी करता है। मतलब ऐसे नहीं आज मन उठा और सिक्के जारी कर दिए, वो क्या करता है? इन दोनों वंशों की सहायता से पश्चिम भारत के जो शक थे उनको परास्त करता है और इस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करता है। समझ आ रही मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके काल को कला और साहित्य का स्वर्णिम काल कहते हैं। रीजन क्या है? कारण जानना बहुत जरूरी है। हम सांस क्यों लेते हैं? जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो हर चीज के पीछे क्या होता है? एक कारण होता है और उस कारण को जानना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम इसके कारण को जानते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कला और साहित्य का स्वर्णिम काल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके काल में, इसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। अब नवरत्न कौन होते हैं? देखिए, नवरत्न जो है आप देखेंगे कि नवरत्न का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो इसके काल में बस नहीं है। आप जितने भी बड़े बड़े राजा देखेंगे, अब अगर कृष्ण देव की बात करेंगे उसमें भी था, अकबर के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। तो जो बड़े राजा थे वो क्या करते थे? नवरत्नों को, नौरत्न, है ना, नौरत्न का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में 9 प्रतिष्ठित साहित्यकार, कलाकार, विद्वान बोल लीजिए, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जो पारंगत विद्वान होते हैं उनको अपनी सभा में रखना, तो उन्हीं को नवरत्न कहते हैं। अगर पूछा जाए कि नवरत्नों की आवश्यकता ही क्या है, तो प्रशासन के कुशल नियंत्रण और क्रियान्वयन के लिए नवरत्नों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? देखिए, सब राजाओं का अलग अलग मकसद होता है, कुछ का प्रशासनिक होता है, कुछ का कला और संस्कृति होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम देखेंगे कि इसके जो प्रमुख नवरत्न, हम आगे भी पढ़ेंगे नवरत्नों को, लेकिन यहाँ पर से प्रमुख नवरत्नों को देखते हैं। कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, ठीक है, ये कौन है? ये प्रमुख नवरत्न है। और उसके अलावा भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन है? कालिदास है, अमर सिंह है, धन्वंतरी है, वराहमिहिर है, हरिसेन है, वेताल भट्ट है, शुंक है, शक्पक है और वरुचि है, ठीक है। इस प्रकार से ये कुल 9 रत्न हैं, ठीक। तो ये जो 9 रत्न थे वो किसके काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। आपसे ये पूछ सकता है, ओके, किस तरीके से, इसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, पहला तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाता है,
एक चीज जो है वो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से है या फिर नहीं है। आपको नाम देगा, 2 क्वेश्चन बनेगा, या तो है पूछेगा या तो नहीं है पूछेगा, आपको नाम देगा। इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि नवरत्न कौन है, क्योंकि उसके दरबार में और भी लोग हैं, आपको दिखेगा उधर पे, है ना, और भी लोग हैं, लेकिन नवरत्न के रूप में ये 9 लोग ही हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसका काल था, चंद्रगुप्त द्वितीय का समय था। अब हम नेक्स्ट में आते हैं किसके बारे में, कुमार गुप्त के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जब राजा बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन जब समाप्त होता है, तो उसके बाद कौन शासक बनता है, उसके बाद में कुमार गुप्त शासक बनता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, महेंद्रादित्य के नाम से। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी नहीं भूलना है। मतलब अगर मैं, आप लोग नींद में सोते रहे, मैं 2 बजे झंझोड़ के उठाऊं और पूछूं कि बताओ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। और आइए उस पॉइंट को देखते हैं, वो क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक, कुमार गुप्त का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं इसको ये स्टार कर देती हूँ कि कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करवाई थी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, किसकी स्थापना करवाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जिसे आगे जाकर क्या होता है, आगे जाकर क्या होता है कि जो मोहम्मद गोरी का सेनापति होता है ना, मोहम्मद गोरी का जो सेनापति होता है बख्तियार खान, वो क्या करता है, इसको तुड़वा देता है। मोस्ट IMP 2 फैक्टर्स, दिस आर मोस्ट IMP 2 फैक्टर। फर्स्ट, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, स्थापना हो गया। ध्वस्त किसने किया, तो किसने किया था ध्वस्त, बख्तियार खान। ठीक है, किसने किया था, मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खान ने इसे क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था। और क्या है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये शैव मत का मानने वाला था। ठीक है, क्या किस मत का मानने वाला था, शैव मत का मानने वाला था। अगर हम गुप्तकालीन शासकों को देखते हैं, ठीक है, जो हम गुप्त काल से पहले पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, जो उस समय के शासक है वो जैन धर्म को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, कुषाण तक हमने वही देखा था कि जैन धर्म को संरक्षण दे रहे हैं, बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहे हैं, संगीतिया करवा रहे हैं, धर्म ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो गुप्त वंश आया था, ये टोटल ब्राह्मण वंश था। ठीक है, क्या था, ये लोग ब्राह्मण धर्म को मानने वाले शासक थे। ओके, जो ये वंश है वो क्या थे, ब्राह्मण वंश को मानने वाले शासक थे। और जो गुप्त वंश है ना, लेखक जो है वो गुप्त वंश को ब्राह्मण काल का पुनर्निर्माण या पुनर्उदय के नाम से भी जानते हैं। किसको कहते हैं, है ना, गुप्त काल को ब्राह्मणों का पुनर्उदय हुआ, ब्राह्मण वंश का, ब्राह्मण साम्राज्य का क्या हुआ, उदय हुआ, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं ना, ब्राह्मण 2 समाज वो होता है, शैव मत और वैष्णव मत, शिव को मानने वाले शैव मत और विष्णु को मानने वाले वैश्य मत। तो कुमार गुप्त जो था वो शैव मत का था। ठीक, इसके बाद ये इसके जो सिक्के थे, किसके, कुमार गुप्त के जो सिक्के थे वो किस चीज को प्रिंट करवाता था, मयूर को। ठीक है, इसमें हमको मोर जो इसमें होता था, जो इसमें सिक्के होते थे उसके पीछे में क्या हुआ करता था, मयूर होता था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इस समय का कुमार गुप्त की एक और चीज है, वो है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, कुमार गुप्त के काल का हमको एक मंदसौर अभिलेख मिलता है। ठीक है, और इस अभिलेख में क्या मिला है, इस अभिलेख में हमको ये मिला है कि जो उस समय है ना, गुप्त वंश के, आपका कुमार गुप्त के समय जो गुप्त वंश के एक रेशम के कारीगर थे, है ना, रेशम के कारीगर कौन होते हैं, जो रेशम के कपड़े बनाते हैं ना, तो जो रेशम के कारीगर थे उन्होंने अपना रेशम का काम छोड़ दिया और धनुष बाण बनाने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए क्योंकि सिर्फ ये एक छोटा सा बात है ना कि कुछ रेशम बुनकरों का एक वर्ग जो है वो अपना काम छोड़कर क्या करने लगा, धनुष बनाने लगा। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये
मौर्य साम्राज्य के गुप्त साम्राज्य के आर्थिक स्थिति को बताती है। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय पर अरब बहुत बढ़ रहा था, है ना भाई, अरब बढ़ रहा था, चीन बढ़ रहा था। तो जो चीन था वो बहुत सारा उनका व्यापार ले रहा था, रेशम के वस्त्र वहां पर होने लगे थे। तो जो उसकी वजह से भारत का जो रेशम व्यापार था वो बहुत क्या हो रहा था, मार खा रहा था। वो क्या हो रहा था, यहाँ के जो रेशम व्यापारी है उनको काम ही नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो रेशम व्यापारी हैं, है ना, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मंदसौर अभिलेख है वो क्या करता है, भारत के जो उस समय पर भारत के जो रेशम का जो आर्थिक स्थिति था, गुप्त काल का जो आर्थिक स्थिति था, उसकी कमजोरी को बताना क्या किया है, प्रारंभ किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं स्कंदगुप्त। किसके बारे में? स्कंदगुप्त के बारे में। ओके, स्कंदगुप्त के बारे में हम क्या देखते हैं? तो सबसे पहली बात जो हम स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं वो ये है कि इसे क्रमादित्य और देवराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं इसको? क्रमादित्य और देवराज के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में, है ना, स्कंदगुप्त के बारे में जो हमको पता चलता है वो इसके जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का है। समझ आ रही मेरी बात? चलिए अब इसमें और क्या लिखा है भाई, इसमें इस बात का उल्लेख है कि इसके काल में स्कंदगुप्त ने क्या किया था, हुर्णों को पराजित किया था। तो जो कुमारगुप्त होता है इसके काल में हुर्णों का हमला होता है और वो बढ़ने के बाद में जो स्कंदगुप्त होता है वो हुर्णों को क्या करता है, पराजित करता है। और जो स्कंदगुप्त है वो गुप्त संप्रदाय का, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा रहता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इसके बाद के जो शासक रहते हैं वो प्रशासनिक रूप से, वो ताकत के रूप से, वो युद्ध कौशल के रूप से उतने प्रतापी नहीं रहते हैं ना। प्रतापी मतलब उतने ताकतवर नहीं रहते, कमजोर शासकों का आना शुरू हो जाता है। कुछ कुछ चीजों का आप ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त में हमें एक क्या चीज मिली, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। स्कंदगुप्त के बाद हमको क्या मिलता है कि जो प्रतापी राजा, एक ताकतवर राजा हम जिसको बोलेंगे, उसकी स्थिति क्या हो रही है, अब प्रतापी राजा, ये अंतिम प्रतापी राजा था। इसके बाद कमजोर शासक। दो प्रमुख कारण, आपके लास्ट पतन का कारण ध्यान रखिएगा, ठीक है, दो हमको यहीं से मालूम पड़ेगा। फिर हम आते हैं नरसिंह गुप्त के बारे में। चलिए, अभी तक मैंने इससे पहले क्या बोला कि जो आपका गुप्त काल के जो शासक थे वो कैसे थे, वो आपका ब्राह्मण धर्म, है ना भाई, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। कुछ वैश्य मत को मानते थे, कुछ शैव मत को मानते थे। लेकिन जब हम नरसिंह गुप्त बालादित्य की बात करते हैं तो ये एक लौता राजा था जिसने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसको रट लो, घोट के पी जाओ। ठीक है, क्या करता है, सबसे पहले तो ये मिहिर कुल, है ना, हुण शासक मिहिर कुल से इसका युद्ध होता है। और युद्ध में ये क्या होता है, युद्ध में ये क्या करता है, मिहिर कुल को पराजित करता है। कौन? नरसिंह गुप्त बालादित्य। ठीक है, हुण शासक मिहिर गुप्त को पराजित करता है, उसको बंदी भी बनाता है, लेकिन अपनी मां के कहने पर उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। और आगे जाकर गुप्त वंश का एकमात्र शासक जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया वो बनता है। तो क्वेश्चन आएगा, गुप्त वंश का एकमात्र शासक जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आपको ऑप्शन देगा भानुगुप्त, कुमारगुप्त, आपका चंद्रगुप्त प्रथम और श्रीगुप्त। क्या आएगा आंसर? मतलब उसके बाद फिर एक और देगा, नरसिंह गुप्त बालादित्य। आपका आंसर क्या होगा? डी, नरसिंह गुप्त बालादित्य। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नरसिंह गुप्त बालादित्य के बाद कौन आता है, भानुगुप्त आता है। अब ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एरण अभिलेख एक महत्वपूर्ण क्या है, अभिलेख है। ओके, क्यों अब ये महत्वपूर्ण अभिलेख है? तो भानुगुप्त के काल का जो एरण अभिलेख प्राप्त हुआ, ये प्रथम अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है,
क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख या प्राचीनतम साक्ष्य किसमें मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन पूछा था एरन अभिलेख किसमें क्यों प्रसिद्ध है या क्या हमको मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख हमको मिलता है। आपको ये उसमें पूछता है, क्या बोलते हैं, कूट बना के भी इसमें का क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि एरन अभिलेख, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था, उसके काल में जो एरन अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख हमको मिलता है। यहाँ पर हम आए थे आर्थिक मंदी के लिए, ठीक है। दूसरा हम आए थे कहाँ पर? यहाँ पर आए थे कि प्रतापी राजा था, कमजोर शासकों के बारे में। तीसरा हम यहाँ पर देखें सामाजिक जटिलता या समाज में अब क्या रही कुरीतियों के बारे में, क्योंकि ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि गुप्त काल में सती प्रथा मतलब सती प्रथा एग्जिस्ट करती थी, है ना, सती प्रथा होती थी गुप्त काल में। तो अगर एग्जाम में पूछा कि क्या गुप्त काल में सती प्रथा थी, तो हाँ भाई थी। क्या, कैसे बता सकते हो? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, आंसर बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक। माफ कीजिएगा, इसको अच्छे से एक बार और देखो तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस तरीके से जो प्रमुख राजा थे जिनके बारे में हमको जानना था वो हमने जान लिया गुप्त काल के। अब हम आते हैं इसके प्रशासन पर। ओके, तो अगर हम इसके प्रशासन की बात करें, किसके प्रशासन भाई? गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। ओके, तो जब हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हमको कहाँ से मिलता है। तो इसके स्रोत क्या है? इसके प्रमुख स्रोत हैं इसके अभिलेख। हमको एक एरन अभिलेख के बारे में पता चला, यहाँ पर मंदसौर अभिलेख के बारे में पता चला, ठीक है। तो इस काल में फिर यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पता चला। 3 अभिलेख तो यही हो गए। राजा को बिल्कुल अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं है, रिविजन करते रहना, ठीक। तो पहला चीज तो इसको हमको क्या मिलता है? अभिलेख मिलते हैं। हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए, मौर्य प्रशासन को जानने के लिए इस काल के जो अभिलेख थे वो मिलते हैं। दूसरी चीज हमको ग्रंथ मिलते हैं। यहाँ पूरा हमारा पोथी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपको, इधर आप देख लीजिए, इधर आप देख लीजिए, आपको क्या मिलते हैं? ग्रंथ। इस काल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना, ग्रंथ का मतलब साहित्य से भी है ना, तो ग्रंथों की रचना हुई, महाकाव्यों की रचना हुई, काव्यों की रचना हुई, तो हम देखेंगे कि उनसे भी हमको मिलता है, ठीक। क्या मिलता है? इसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी चीज हमको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमको इसके प्रशासन के बारे में फूको की से मिलता है। अब फूको की क्या है, ये मैडम क्या बोल रही है, ठीक। तो क्या बोल रही है भाई? फूको की क्या था? तो जो आपका क्या बोलना चाहिए, फूको की जो है वो भारतीय और गुप्त काल का विवरण है। और ये किसकी रचना है? फाहयान, ठीक है। फाहयान की रचना फूको की। ओके, फाहयान की रचना फूको की में हमको मुख्य रूप से गुप्त साम्राज्य के किसके बारे में मालूम पड़ता है? प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमको पता चलता है, ठीक। तो अगर हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या मालूम पड़ता है। तो अगर हम सिर्फ चर्चा करने के लिए कभी पूछा तो आप देख सकते हैं, बाकी अगर हम ये देखें कि फाहयान ने उस समय पर गुप्त काल का कैसे वर्णन किया था, तो हम क्या देखते हैं कि इसने क्या किया था। पहली चीज जो इसने कही थी कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर है। क्यों कठोर है? क्योंकि आप और हमने देखा था कि ये जो वंश था वो कैसा था? ब्राह्मण वंश को मानने वाला था। और जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण वंश की ही देन है ना भाई, आर्य वंश ब्राह्मण वंश की देन है। तो वो उसने बताया था कि जो गुप्त काल था उस समय पर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। दूसरी चीज इसने बताया था
कि वर्ण व्यवस्था में कि जो शूद्र है वो सबसे नीची जाति माना जाता था। फिर क्या कहता है, फिर इसके में लिखा है कि एक वर्ग था जो इस समाज में, जो गुप्त काल है, गुप्त काल के समाज में एक वर्ग हुआ करता था जो क्या कहलाता था, चांडाल कहलाता था, है ना भाई, क्या कहलाता था, चांडाल कहलाता था। और इसको कठोर निर्देश थे कि जब भी ये नगर में प्रवेश करे तो अपने सामने एक लाठी बजाते हुए आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि इस जो चांडाल है उसका, ताकि लोग जो है वो रास्ते से हट जाएं, क्योंकि इस चांडाल की परछाई भी किसी व्यक्ति पर पड़ना क्या माना जाता था, अशुभ माना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो आपका फाहयान है उसने उस समय के समाज के बारे में, गुप्त काल का जो समाज है उसके बारे में वो क्या करता है, व्याख्या करता है। अगर हम इसके भौगोलिक विभाजन और प्रधानों की बात करें तो जैसे कि देखते हैं कि अलग अलग भागों में बटा होता है, ठीक है, वैसे ही देखें तो अगर हम गोप्ता के बारे में देखें तो गोप्ता कौन हुआ करता था, जो इनका प्रमुख, जो पूरा राज्य होता था, है ना भाई, उसका क्या होता था, अधिकारी, केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ओके, फिर हम आते हैं उपारिक। तो उपारिक कौन होता था, वो प्रांत का अधिकारी होता था, है ना भाई। तो हमको मालूम पड़ गया कि दूसरा विभाजन क्या है, प्रांत है। फिर हम आते हैं विषपति या विषयपति। विषयपति क्या बोलते हैं ना, विष है तो वो किसके समान था, विष, जिले के समान था विषपति, है ना भाई, जिले का प्रधान। फिर ग्राम का प्रधान ग्रामिक हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इसका जो प्रशासन था, ठीक है। तो अगर हम गुप्त काल का प्रशासन देखते हैं तो वो राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक का मतलब, हम भारत में रहते हैं, भारत एक लोकतंत्रात्मक समाज है। आपका क्वेश्चन है, चलिए आपको मेरे को ना 30 शब्दों में राजतंत्रात्मक शासन क्या होता है ये लिख के दिखाना है। 30 शब्द में क्या होता है, ओके, ये आप लोगों का, और चाहूंगी कि आप सब लोग करें। 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना है कि राजतंत्रात्मक शासन क्या होता है, 30 शब्दों में लिखिए, ओके। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। अगर आप लोग का आंसर मुझे ग्रुप में आया उसके बाद ही, उससे पहले नहीं बताऊंगी, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन है आज का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि जब हम इसके प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो कुछ प्रशासनिक पदों को हम इसमें देखते हैं, जिनमें से कौन कौन सा है। पहला कौन सा है, दंड पाशिक। पहला क्या है, दंड पाशिक। अब भाई ये दंड पाशिक कौन हुआ करता था, तो जो दंड पाशिक है वो क्या हुआ करता था, जैसे आज के समय पर पुलिस अधिकारी होते हैं ना, है ना, एक सेकंड, ठीक है। चलिए, तो दंड पाशिक क्या हुआ करता था कि जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग होता है ना, वैसे ही उसका प्रमुख अधिकारी दंड पाशिक कहलाता था। दूसरा है ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण कौन हुआ करता था, तो ये कर वसूली करने वाला अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। क्या हुआ करता था, कर वसूल करने वाला अधिकारी हुआ करता था। फिर आता है पठ। तो पठ क्या चीज है, पठ जो है वो गांव का समूह है, ठीक है। तो अगर कोई 7-8 गांव 10 गांव अपना समूह बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पठ कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नहीं लिखा है लेकिन मैं इसको नीचे में लिख देती हूं, उस तरफ लिख देती हूं। इसकी ठीक है, इसकी कृषि भूमि के बारे में। तो पहले इसकी कृषि भूमि कौन है, खेल, ठीक है, पहला। दूसरा है उद्रंग और तीसरा है ऊपरी। अब ये क्या होता है, ठीक, तो जो खिल है ना, इनकी भूमि में जो खिल होती थी उसका मतलब क्या होता था, बिना जोती गई
भूमि, ठीक है, जिसकी जुताई अभी नहीं हुई है। फिर है उपद्रंग। उपद्रंग क्या होता था? उपद्रंग जो है वो स्थायी कृषि पर कर होता था, ठीक है। सॉरी, ये भूमि नहीं है, ये भूमि है और ये क्या है? कर है। ओके, उपद्रंग। उपद्रंग क्या होता था? स्थायी कृषि पर जो कर लगाया जाता था, ठीक है। और आपका ऊपरी क्या होता था? ये स्थायी कृषि कर है और ये अस्थायी कृषि कर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि खिल तो बिना जुती भूमि होती थी, लेकिन जो उपद्रंग होता था वो क्या होता था? स्थायी कृषि पर कर को उपद्रंग कहते थे और अस्थायी कृषि पर जो कर लगता था उसको क्या कहते थे? ऊपरी कहते थे। एग्जाम में कई बार, चाहे मौर्य काल हो चाहे गुप्त काल हो, अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो आपका जितने भी जो भी प्रमुख राजवंश है उनके बारे में हो, आपको क्या पूछता है? आपको शब्द दे देगा और बोलेगा ये किस प्रकार का कर है, आपको सही जोड़ी मिला। अगर आप पुराने साल का पेपर उठा के देखोगे तो आपको ऐसे कितने ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कर के ऊपर में है और प्रशासनिक पदों के ऊपर में है। तो इसलिए अगर इसको आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही से पढ़िए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि उपंग क्या होता है और ऊपरी क्या होता है, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? चलिए, तो इस तरीके से हमारा प्रशासनिक वाला भाग भी क्या होता है? समाप्त होता है। अब इसके आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे साहित्य, ठीक है। तो साहित्य में हम देखते हैं, हमने इसको दो भागों में बांटा हुआ है। पहला क्या है? नवरत्न। तो जो भी नवरत्न में जो भी प्रमुख साहित्य हैं, ठीक है, इसमें से देखिए चिकित्सक भी हैं, आपको दूसरे भी लोग मिलेंगे, व्याकरणकर्ता भी मिलेंगे, लेकिन जो साहित्य, मुख्य जो साहित्य हैं उनको ही मैंने यहाँ पर लिखा है, बाकी हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जब हम साहित्य में देखते हैं तो इसको दो भागों में मैंने बांटा है। पहला है नवरत्न, जिसमें सारे 9 रत्नों के नाम हैं और उनके कुछ प्रमुख 9 रत्नों के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपके उनके साहित्य भी लिखे हैं। फिर अन्य प्रमुख रचनाएं, तो जो गुप्त वंश थे उस वंश के जो प्रमुख कवि हुए, प्रमुख साहित्यकर्ता हुए, उनको भी हम देखेंगे कि वो कौन कौन है, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से अपने साम्राज्य का उन्होंने किस तरीके से अपने कौन कौन सी रचनाओं को किया, इसको हम इसमें देखेंगे। और लास्ट में हम कालिदास के बारे में भी, कालिदास क्योंकि एक बहुत प्रमुख क्या बोलते हैं कवि है, उनको भी देखेंगे। चलिए, तो जब हम इनके 9 रत्न के बारे में आते हैं तो हमने 9 रत्न ऑलरेडी चर्चा कर लिया है कि क्या है, लेकिन फिर भी एक देख लेते हैं कि कौन कौन है इसके नवरत्न में। पहला है कालिदास, ठीक है, फिर है अमर सिंह, फिर कौन है? धन्वंतरी, वराहमिहिर, हरिसेन, वेताल भट्ट, शंकु, शकपंक, फिर है वरुचि। ओके, तो अगर जब हम इनको देखते हैं तो इनका क्या कौन कौन है इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि जो देखिए जो आपके कालिदास हैं, ये तो आपको और मेरे को दोनों को पता है कि कौन थे? कवि हुआ करते थे। जो अमर सिंह है उनका क्या था? शब्द, इन्होंने एक शब्दकोश की, किस शब्दकोश की रचना की थी? अमरकोश नामक एक शब्दकोश की रचना की थी। जब हम धन्वंतरी की बात करते हैं तो ये एक चिकित्सा शास्त्री थे, ठीक है, डॉक्टर जिसको बोल सकते हैं। तो जो धन्वंतरी थे वो क्या थे? चिकित्सा शास्त्री थे। वराहमिहिर के बारे में जब हम आते हैं तो इन्होंने बृहद संहिता की रचना तो की है, लेकिन ये क्या थे? एक ज्योतिष शास्त्री थे, ठीक है। तो ये उस समय के प्रमुख ज्योतिष विज्ञानी या ज्योतिष शास्त्रियों में से एक हुआ करते थे। कौन? वराहमिहिर। फिर हरिसेन, हरिसेन को हम जानते हैं, हरिसेन कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, है ना, समुद्रगुप्त के ऊपर। फिर आते हैं हम वेताल भट्ट। तो वेताल भट्ट जो था वो क्या था? जादूगर था। कौन? वेताल भट्ट। फिर शंकु, शंकु को जब हम देखते हैं तो ये वास्तुकला और शिल्पकला शास्त्र का विद्वान था। फिर शंपक में आते हैं, जब शंपक में आते हैं तो इसके बारे में हम क्या देखते हैं? ये एक ज्योतिष था। और जो वरुचि था वो क्या था? व्याकरण उसने लिखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसके नवरत्न हैं, अलग अलग शाखाओं के विद्वान क्या थे। अब इनके हम अन्य में आते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं विशाख दत्त में। ओके, तो विशाख दत्त ने 2 प्रमुख रचनाएं की। कौन कौन सी है भाई विशाख दत्त की 2 प्रमुख रचनाएं? पहली तो है मुद्रा राक्षस और दूसरी है
देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस की विशेषता ये है कि मुद्रा राक्षस में आप याद कीजिए, आप कहाँ चले जाते हैं, हम गुप्त काल में चले जाते हैं। वापस आइए, है ना, कहाँ पर जाते हैं, सॉरी, मौर्य काल में चले जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था मौर्य काल में, इसके बारे में क्या बोलते हैं, मुद्रा राक्षस के बारे में हमने पढ़ा था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से आपका शासन को प्राप्त किया था, किस शासन को, जो घनानंद का शासन था उसको प्राप्त किया था, उसके बारे में उल्लेख, उसने क्या नीति अपनाई, क्या नहीं अपनाई, किस तरीके से उसने सारी चीजें की, उसका उल्लेख हमको मुद्रा राक्षस में मिलता है। और देवी चंद्रगुप्तम जो है उसको भी विशाखदत्त ने लिखा है। इसमें किसके बारे में लिखा है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा है। इसने क्या किया उसके बारे में हमको इसमें प्राप्त मिलता है, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम में। चलिए फिर क्या आता है, फिर हमने शूद्रक, ठीक है, इस समय का एक बहुत प्रमुख जो है वो कौन है, शूद्रक, प्रमुख रचनाकार जो है, नाटककर्ता हम बोल सकते हैं। उसने क्या लिखा था, मृच्छकटिकम, ठीक है, शूद्रक की रचना क्या है, मृच्छकटिकम। फिर फाहयान हम जानते हैं यात्री था, उसने फूको की लिखा। इसमें क्या है, इसमें वृत्तांत लिखा है, भारत ना, उसने पूरा भारत गुप्तों के समय पर ये आया और उसने पूरे भारत का क्या लिखा है, वृत्तांत लिखा है, गुप्त काल का वृत्तांत लिखा है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार फाहयान के बारे में और ह्वेनसांग के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वो किसके काल में भारत आया। तो फाहयान किसके काल में आया था, आपका गुप्तों के काल में फाहयान जो था वो भारत आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट वैज्ञानिक तो थे, लेकिन आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ और ब्रह्म सिद्धांत, दो अलग अलग है, एक है आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की और दूसरा इनका क्या है, ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। फिर आते हैं विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र हम सब जानते हैं भाई, पंचतंत्र क्या है, बचपन में कॉमिक पढ़ते थे पंचतंत्र की। तो उसमें क्या है कि पंचतंत्र में कहानियां हैं जानवरों के, तो और उसका मूल इसके पीछे स्टोरी ये है पंचतंत्र के इसमें कि एक शासक के 5 पुत्र होते हैं और देखते हैं कि वो बड़े उद्यमी और बदमाशी करने वाले रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने क्या बोलते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं और बोलते हैं आप इनको शिक्षा दीजिए और कुछ इस तरीके से शिक्षा दीजिए कि ये अच्छे शासक की तरह क्या हो सके, एक अच्छे व्यक्ति की तरह तैयार हो सके। तो वो जो पुरोहित होता है वो उस राजा से कुछ समय मांगता है और वो पुरोहित कौन होता है, विष्णुगुप्त को बुलाकर, ठीक है। तो विष्णुगुप्त को बुलाकर वो बोलते हैं, वो समय मांगते हैं और उस समय में क्या करते हैं, वो पंचतंत्र की कहानियों को लिखते हैं और जब उनकी कहानी पूरी होती है तब वो उन राजकुमारों को बुलाते हैं और उनको पंचतंत्र की कहानी सुनाते हैं। पंचतंत्र की कहानी में आपका उसका विषय वस्तु क्या है, उसकी विषय वस्तु है नैतिक शिक्षाएं, ठीक है, नैतिक शिक्षा। उसमें जानवरों के आधार पर, मतलब इंसानों की जगह पे जानवरों को मुख्य रूप से बताया गया, शेर, भालू, चीता, दिस दैट सारे जानवर उसमें शामिल है। तो जानवरों को कैरेक्टर बना के क्या किया गया है, नैतिक शिक्षाओं के बारे में राजकुमारों को पढ़ाने के लिए। और आज भी है ना भाई, आज भी पंचतंत्र की कहानियां बहुत फेमस है और नीति की शिक्षा देने के लिए बहुत है। वो डोरेमोन जैसा फालतू चीज नहीं है और क्या था शिंग चैन और जो भी आता है आजकल टाइम पे वैसा फालतू बकवास नहीं है, बिल्कुल सही चीज इसमें बताया गया है कि एक बच्चा जब छोटा है तो उसको हमको किस तरीके की नीति शिक्षाएं देना है, किस तरीके से उसको बड़ा करना है। क्योंकि डोरेमोन जो सिखाता है वो आपको अच्छा इंसान नहीं बनाएगा, लेकिन पंचतंत्र जो सिखाता है वो जरूर आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, ठीक है। तो पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णुगुप्त की रचना है। फिर हम कामसूत्र आते हैं, किसकी, वात्स्यायन की का कामसूत्र। फिर आते हैं पंडित नारायण, इसने हितोपदेश का रचना की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वो प्रमुख अन्य कवि या रचनाएं हैं जो कि गुप्त काल में हुआ करती थी। अब हम आते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि है, ठीक। और याद कीजिए हम अपना, जब आपकी और हमारी पहली क्लास हुई थी उस दिन से
इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कालिदास और उसकी रचनाओं को। मैं विश्वास करती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली ये 6 रचनाएं क्या हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। लेकिन फिर से जैसा कि हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं, रिविजन, जहां पर भी पुरानी चीजें आई हैं पन्ना पलट के पुरानी चीजों को देख लो भैया, क्योंकि आगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी, हमको चीजें याद करना है। समझ आ रही मेरी बात? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। पहला है रघुवंशम, ठीक है। तो जो रघुवंशम है ये सब क्या है, ये नाटक है ना, ये क्या चीजें हैं, नाटक और महाकाव्य हैं। रघुवंशम। दूसरा क्या है, मेघदूतम, ठीक है। इसमें एक नहीं लिखा है, 7 है। ऋतुसंहारम नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग को तो याद है तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और है ऋतुसंहारम भी इसमें होना था। फिर आता है कुमार संभवम, ठीक। फिर क्या है ना, फिर आता है कुमार संभवम हुआ। फिर आता है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम का वर्णन मिलता है, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है अभिज्ञान शकुंतलम में। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम में क्या मिलता है, तो ये अग्निमित्र व मालविका के प्रेम की कथाएं मिलती हैं, ठीक है। विक्रमोवर्षियम, तो विक्रमोवर्षियम में हमको क्या मिलता है, इसमें हमको पुरुखा और उर्शी के प्रेम की गाथाएं मिलती हैं। मतलब आप देखोगे कि ये तीनों प्लस ये 4, क्योंकि मेघदूत में भी क्या है, वो दूतों मतलब मेघ बादल है ना, उसके साथ में मतलब वो भी एक प्रेम काव्य अगर बोले या प्रेम ग्रंथ बोले, प्रेम रचना बोले तो वो सही होगा। तो जो कालिदास का मुख्य जो फोकस रहा है, ज्यादातर हम देखेंगे वो प्रेम की तरफ रहा है। क्या बोलते हैं, प्रेम के रस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? चलिए आप लोग इसको भी बताइएगा। चल मैं ही बता देती हूँ, फिर लंबा खिंचाएगा, ठीक है। तो हिंदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसका, श्रृंगार रस, है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि कालिदास जो है वो श्रृंगार रस के कवि थे, तो वो गलत होगा क्या? नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि इनकी अधिकतर रचनाओं में हमको श्रृंगार रस के बारे में पता चलता है। फटाफट से देखिएगा कि मेंस का एक क्वेश्चन, धड़ से एक मेन का क्वेश्चन आएगा, वो आपको लिखेगा कि सिद्ध कीजिए कालिदास श्रृंगार रस के कवि थे। कैसे सिद्ध करोगे? हाँ, कैसे सिद्ध करोगे? तो आपको उनकी रचनाओं को लिखना पड़ेगा। अभी जो हमने बताया ना कि मालविका अभिज्ञान शकुंतलम में आपका दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम का वर्णन है, इसमें किसका वर्णन है? मालविका और अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन है। मेघदूतम में भी प्रेम के संदर्भ में बात करता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि श्रृंगार रस के कवि हैं, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आप इन 4-5 उदाहरणों को लिखना और बोलना, इनसे ये प्रूफ होता है उनकी 7 रचना 6 रचना 7 रचनाओं में से अधिकांश जो है वो श्रृंगार रस की तरफ जाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि कालिदास जो है वो श्रृंगार रस के कवि है। हिंदी का एक आंसर बन गया, या साहित्य और कला और साहित्य का, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रमुख कालिदास की रचनाएं हैं, और इसको आपको जबानी याद, मतलब 12 बजे झंझोड़ के उठाओ बिस्तर से और पूछूं कि कालिदास की रचना क्या है, तो याद होना चाहिए। ओके, चलिए इस तरीके से जो हमारा साहित्य वाला भाग है वो क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। साहित्य वाला भाग हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं स्थापत्य कला में। तो स्थापत्य कला में ये है, हम किसको देखेंगे? मंदिरों को देखेंगे। तो जो गुप्त काल था उसकी स्थापत्य कला भी कैसी थी? बहुत रिच थी, है ना भाई, बहुत सारे हमको चीजें मिलती हैं। जब हम इसको देखते हैं तो इसको हम देख लेंगे। सबसे पहले हमको किसके बारे में पता चलता है? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें तिगवा मंदिर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? तिगवा मंदिर के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, तो तिगवा का विष्णु मंदिर, किसका? तिगवा का विष्णु मंदिर। फिर एरन का विष्णु मंदिर, और फिर आता है, क्या आता है? नचना कूणा का पार्वती मंदिर। ये तीनों मंदिर जो है वो कहां पर है?
MP। ओके, ये तीनों ही मंदिर हमको कहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है। इस तरीके से आप देखोगे कि जो तिगवा मंदिर है और जो एरण मंदिर है ये किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। लेकिन नचना कूणा का जो मंदिर है वो पार्वती को समर्पित है। मतलब दो जो है वो वैश्य धर्म के हैं और एक जो है वो किसका हो गया? शैव मत का हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दशावतार है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहां पर है? तो ये भाई उत्तर प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लक्ष्मण मंदिर। क्योंकि है ना, क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति CGPSC, ना सिर्फ PSC बल्कि CGPSC की तैयारी कर रहा है, इसलिए ये आपके लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि गुप्त काल में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ के सिरपुर में किया गया था। क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता यह है कि ईंटों से निर्मित ये मंदिर ईंटों से निर्मित था। फिर से एक बार कि आपका लक्ष्मण मंदिर जो है वो कहां पर बना है? तो लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ के सिरपुर जगह है और ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। ओके, समझ में आया मेरा बात? उसके बाद आते हैं मणिनाग मंदिर। मणिनाग मंदिर जो है वो कहां पर है? मणिनाग मंदिर जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक, इस तरीके से हमारा स्थापत्य कला हो गया। फिर हम इसकी मूर्ति कला में आते हैं। तो मूर्ति कला में हम देखते हैं कि जो मूर्ति कला है वो सुल्तानगंज है ना भाई, सुल्तानगंज में बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा बनी हुई है, काफी विशाल है, बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा बनाई गई है जो गुप्त काल की मूर्ति कला का क्या है? उदाहरण है। फिर नेक्स्ट आते हैं चित्रकला, है ना। तो जो चित्रकला है, गुप्त काल की चित्रकला छोटी मोटी नहीं है, अत्यंत व्यापक है ना। क्या है? अत्यंत व्यापक है। इसमें अनेक चित्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका चित्रों का जो उदाहरण है वो हमको अजंता की जो गुफाएं हैं, है ना, गुफा नंबर 16 और 17, अजंता की गुफा 16 और 17, यहाँ पर हमें गुप्त कालीन चित्रकला का उदाहरण मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं धातु कला। तो हमने पढ़ा था धातु कला के बारे में, पीछे पलटिए आपको मिलेगा। तो कहाँ का है? महरौली का लौह स्तंभ। तो महरौली का लौह स्तंभ जो है वो गुप्त काल की धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आपको पता है अभी तक इसके तत्वों का नहीं पता चला, लेकिन ये लौह स्तंभ की प्रमुख बात यह है कि ऐसे ओपन में रखा है, लेकिन आज तक उसमें एक जंक भी नहीं लगा, एक जंक भी नहीं लिखा। ये इसकी बहुत खासियत है। और ये किस काल का था? तो गुप्त काल का था। फिर हम नेक्स्ट आते हैं किसमें? विज्ञान में आते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से इसके साहित्य का विस्तार हुआ है अलग अलग श्रेणियों में, चाहे हम साहित्य की बात करें, चाहे हम स्थापत्य की बात करें, चाहे हम कलाओं की बात करें, चाहे हम मूर्ति कला की बात करें, चित्रकला की बात करें, धातु कला की बात करें, तो जितनी भी इसके कला और साहित्य हैं जिसका विकास इसके काल में हुआ, जितने प्रचंड रूप से, जितनी महानता रूप से और जितने बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हुआ है, उतने ही बड़े पैमाने पर हुआ है। कैसे हम इसको कह सकते हैं भाई? तो इसको हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जो आप देखोगे उस समय पर बहुत प्रमुख क्या है आपके वैज्ञानिक जो हैं, ये आपका चैप्टर है ना। आप जब हिंदी, अगर आप अपना हिंदी खोलोगे, मेंस का वो खोलोगे, हिंदी का टॉपिक खोलोगे, तो आपको प्रमुख लोगों के बारे में मिलेगा। तो आपको ये सब चीजें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त के बारे में पूरा एक एक थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे कि जब हम इसको देखते हैं तो हम देखेंगे गुप्त काल में विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर था, स्वर्ण काल कह सकते हैं। और इसके समय पर आर्यभट्ट हुए। आर्यभट्ट की विशेषता क्या है? उन्होंने सबसे पहले तो पाई का सही मान बताया था। ठीक, पाई का सही मान बताया। और क्या बताया? उतने साल पहले उनको पता था कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है और चक्कर लगाती है। फिर आते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर की रचना हमने ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, उन्होंने क्या बोलते हैं बृहत संहिता की रचना की थी। और ये ज्योतिष, खगोल वैज्ञानिक तो थे, खगोल और ज्योतिष के बहुत बड़े क्या थे? ज्ञाता थे। ब्रह्मगुप्त,
ब्रह्मगुप्त जो थे वो एक चिकित्सा शास्त्री थे, ठीक है। इन्हें चिकित्सा के अलग अलग जो श्रेणियां हैं, अलग अलग, इवन तो कई जगह पर ऑपरेशन कैसे करना उसका भी हमको उदाहरण मिलता है। तो जो आपके ब्रह्मगुप्त थे ये चिकित्सा शास्त्री थे, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं इसके पतन के कारणों पर। जो हम गुप्त काल को देखते हैं और इसके पतन को देखते हैं तो हम यहाँ से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमने कुमारगुप्त के काल में देखा कि भाई रेशम के जो आपका मंदसौर का जो अभिलेख था उसमें हमने देखा कि है ना, क्या देखा कि जो आपका आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो धीरे धीरे करके जो गुप्त शासन काल था, साम्राज्य था, उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो रही थी, धीरे धीरे करके खराब होते जा रही थी। क्यों? क्योंकि चीन का रेशम मार्ग है ना, हमने पढ़ा था कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने रेशम मार्ग पर क्या किया था, नियंत्रण रखा था। लेकिन रेशम मार्ग बाद में इनके नियंत्रण में तो हम नहीं था, तो उसके वजह से मुख्य व्यापार वहां से होने लगा और जो रेशम व्यापारी है उनको काम ही मिलना बंद हो गया। अब काम नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे, तो उन्होंने अपना व्यवसाय ही क्या किया, बदल दिया। इस तरीके से हम देखेंगे, हमको यहाँ पर इसके आर्थिक विफलता का बात मिलता है, आर्थिक स्थिति के खराब होने का। स्कंदगुप्त में जब हम आते हैं तो हमको पता चलता है कि स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी राजा था। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के जो थे वो उतने प्रतापी नहीं थे। तो जब शासक कमजोर होगा तो अपने आप क्या वो शासन को संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। क्या वो प्रशासन को, व्यवस्था को ठीक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या वो कर अच्छे से वसूल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या वो सबका रक्षा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कमजोर शासक भी एक प्रमुख कारण है। उसके बाद विदेशी और हूणों का आक्रमण, इनके काल में आप देखोगे कि कुमारगुप्त के काल में हूण आते हैं, स्कंदगुप्त हराता है, और इसके बाद कई आपको मिलेगा कि हूणों का, इससे पहले भी हमने पढ़ा है, तो बार बार इस गुप्त काल में क्या होता, हूणों का हमला हो रहा था। और जो हूण थे वो कैसे लोग थे, मतलब किस तरीके का वंश था, तो ये बड़े बर्बर, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि बर्बर लोग थे तो गलत नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि देखिए जब साम्राज्य बड़ा होता है तो हम सामंत बनाते हैं, तो इसके पास जो गुप्त वंश थे उनके पास बहुत शक्तिशाली क्या थे, सामंत थे। तो जैसे जब शासक कमजोर होगा तो जो सामंत हैं वो सर उठाएंगे, तो इस तरीके से उनके साम्राज्य का भी विभाजन होता गया। दूसरा है कमजोर प्रशासन, अगर शासक कमजोर होगा और वो नियंत्रण नहीं रख पाएगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रशासन क्या होगा, वो भी कमजोर होता जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो ये प्रमुख कारण थे किसके, वो आपका गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य के पतन के। ओके, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज जो हमने सेकंड पार्ट किया गुप्त काल से शुरू करके पूरा, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय से हमने प्रमुख राजाओं को देखा, साहित्य और जो भी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, धातु कला, इसका विज्ञान, और अंत में पतन के कारण। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट आपने समझा होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ में हमारी आज की क्लास खत्म होती है। जो होमवर्क आपको मिला है, ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा आप लोग ये मेरे को ग्रुप में व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। क्या है, राजतंत्रात्मक शासन क्या है, इसको आपको मेरे को लिख के 30 शब्दों में लिख के बताना है। देखिए बहुत जरूरी नहीं, मतलब बहुत जरूरी क्यों नहीं है, हम अभी प्रीलिम्स का ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन आप बीच बीच में हफ्ते में 1-2 क्वेश्चन अगर लिखते रहेंगे तो आपको लिखने का प्रैक्टिस होगा, है ना भाई। तो 6 महीने का प्रैक्टिस बेहतर है बनिस्बत 2 महीने के, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जब रिजल्ट आएगा और आप फिर आप लिखना शुरू करेंगे बोलेंगे ना, तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लिख के ही आंसर देना है। इसलिए ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बीच बीच में देती हूँ, अगर नहीं भी देती हूँ और आपके वीडियो के बीच में, हमारी क्लास के बीच में जो आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन होता है, आप खुद से उसका आंसर लिख के मेरे को भेजो, मेरे को बहुत खुशी होगा, ठीक है। और मैं जरूर आप लोग को उसका रिप्लाई करूंगी। तो आप इसका होमवर्क कीजिएगा, ओके। तो इसके साथ ही हम अपनी ये वाला सेक्शन खत्म करते हैं। थैंक यू।